FM लाइफलाइन। श्रोताओं नमस्कार। आज के FM लाइफलाइन प्रोग्राम में हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर J.K. महाजन, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी, PGI चंडीगढ़। आज हम डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे कि बच्चों में किडनी और यूरिनरी प्रॉब्लम्स यानी किडनी की समस्याएं और उनके मूत्र पेशाब जाने की समस्याओं के बारे में किस किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं और किस तरह उनका निवारण किया जा सकता है। डॉक्टर महाजन, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर महाजन ने इस डिपार्टमेंट को यानी पीडियाट्रिक यूरोलॉजी जो इनकी खास फील्ड है उसको इस PGI में इस्टेब्लिश किया और आज की तारीख में एक खास फेलोशिप्स पीडियाट्रिक यूरोलॉजी की PGI में अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम आपसे तमाम जानकारी लेंगे इसी विषय में। डॉक्टर साहब, आपसे पहला सवाल मेरा कि किस किस तरह की बच्चों में समस्याएं किडनी से रिलेटेड और यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड आती हैं? जी धन्यवाद। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर और लिंग से रिलेटेड समस्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक जो पैदा होने के पहले से बच्चों में होती हैं और दूसरी जो पैदा होने के बाद होती हैं। तो जनरली जो समस्याएं और प्रॉब्लम्स हम बच्चों में देखते हैं, मेजॉरिटी वो पैदा होने के पहले की समस्याएं होती हैं। तो डॉक्टर साहब, उन समस्याओं में कितनी प्रतिशत समस्याएं ऐसी होती हैं जहां सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है और वो कौन सी हैं जो बिना सर्जरी के दवाई के साथ और समय के साथ ठीक हो जाती है? जो किडनी की समस्याएं हैं, किडनी में जनरली स्वेलिंग देखी जाती है। सूजन किडनी की जब बच्चा मां के गर्भ में होता है उसी समय से नजर आनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार की सूजन 90% पैदा होने के बाद बच्चों में समय के साथ साथ धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाती है, जबकि 10% समस्याओं में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो पैदा होने के बाद बच्चे का हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और इन्वेस्टिगेशंस में पता चलता है कि उसमें रुकावट है तो किडनी में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। जबकि लिंग की समस्याओं में पैदा होने से पहले से समस्या होती है, उसमें लगभग 100% में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। ब्लैडर की प्रॉब्लम्स के लिए 50-50% होता है। 50% वो टाइम के साथ ठीक हो जाती हैं और बाकी 50% में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि किडनीज में स्वेलिंग, तो जो बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ और वो बच्चा जो PGI में पैदा हुआ वहां तो ये सब फैसिलिटीज हैं और पता चल जाता है, और जिन बच्चों का पहले मां का प्रीनेटल चेकअप हो रहा है उनको भी पता चलेगा। लेकिन कुछ बच्चे जो दूर गांव में या कहीं ऐसा उनका जन्म हुआ जहां ये सब फैसिलिटीज नहीं है, तो माँ बाप को किस तरह पता चलेगा कि बच्चे को ऐसी समस्या है? जनरली आजकल एंटीनेटल चेकअप दूर दूर के गांव तक अवेलेबल है। बहुत सारी माताओं को कम से कम एक अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी के दौरान उपलब्ध होता है, जिसमें पता चल जाता है कि बेबी को कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो 90% बच्चों में किसी भी प्रकार की सिम्टम्स नहीं होते हैं और वो, जैसे मैंने बताया, कि अपने आप ठीक हो जाते हैं। 10% बच्चों में जिनमें की कुछ इंटरवेंशन या कुछ सर्जरी की जरूरत होती है, उनको सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। तो ऐसे सिम्टम जब आए तो माँ बाप को चाहिए कि वो इमीडिएटली बच्चे को डॉक्टर को चेक कराएं और उनके इन्वेस्टिगेशंस कराएं, ताकि ज्यादा तकलीफ होने से पहले कम स्टेज पर ही बीमारी के लिए इंटरवेंशन किया जा सके। तो डॉक्टर साहब, कौन कौन से लक्षण होते हैं? जैसे कि छोटा बेबी होगा, वो बोल तो कुछ नहीं पाएगा, तो उसको फीड करने में प्रॉब्लम होगी। बच्चा बहुत प्लेफुल नहीं होगा, वो फीड अच्छे से नहीं ले या एक्सेसिव रोना शुरू करेगा। तो ऐसी स्थिति में जब बेबी फीड ठीक से नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है या यूरिन करते हुए कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक से यूरिन नहीं कर पा रहा है, तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जो कि यूरिनरी सिस्टम में प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में माँ बाप को डॉक्टर से मिलना चाहिए और उन्हें जाकर बेबी के बारे में बताना चाहिए, ताकि इन्वेस्टिगेशन किए जा सके और बीमारी का पता लग सके। डॉक्टर साहब, जैसा आपने अभी लक्षण बताए, उसमें अधिकतर लक्षण जैसे कि बच्चा बहुत रो रहा है या फीड नहीं ले पा रहा, ये तो
आमतौर बच्चे को कोई भी समस्या होगी तो ये लक्षण होंगे। तो केवल जो आपने कहा कि वो यूरिन ठीक से नहीं कर पा रहा, इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक लक्षण होंगे जो माँ बाप को लगे या उसके आसपास को लगे कि हाँ, इनको किडनी से रिलेटेड या फिर यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड कोई समस्या है? छोटे बेबीज में डायरेक्ट सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। छोटे बेबीज को कुछ प्रॉब्लम है, न्यूबॉर्न्स को कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी इंडिकेशन इसी से होती है कि बेबी एक्टिव नहीं है, प्लेफुल नहीं है और ठीक से फीड नहीं ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, यूरिनरी सिस्टम के ना भी हो और भी कोई प्रॉब्लम है तो वो पता चल जाएगा। पर जनरल सिम्टम्स यही होते हैं और इनके साथ ही बेबी का चेकअप और डॉक्टर से कंसल्टेशन हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब बहुत जरूरी है कि जब बच्चे में ऐसी कुछ लक्षण हो तो खुद ब खुद आसपास के इलाज को छोड़ के एक बार डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो जब वो ऐसा बच्चा आपके पास आता है, आप किस तरह उसका इलाज शुरू करते हैं? पहले हम बच्चे को एग्जामिन करते हैं। हिस्ट्री में यही सब इंडिकेशंस होती हैं जो माँ बाप बताते हैं। फिर एग्जामिनेशन से पता चलता है कि किस बॉडी के किस पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो उस पर्टिकुलर पार्ट की तरफ इन्वेस्टिगेशन का प्लान किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं। जैसे कि अगर किडनीज की प्रॉब्लम है तो पेट में दोनों तरफ कुछ बेबी को पेन हो रहा होगा या वो एग्जामिनेशन में इंडिकेट करेगा कि वहां पर दिक्कत है। इसके अलावा जनरल सिम्टम्स जैसे फीवर है, बेबी फीड नहीं कर रहा है, ये भी अंडरलाइंग प्रॉब्लम या इन्फेक्शन की तरफ इंडिकेट करते हैं। सो इसके बाद इन्वेस्टिगेशंस की प्लान होती है और सबसे बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता चल जाता है कि कुछ दिक्कत है या नहीं। तो डॉक्टर साहब, इस स्वेलिंग का किडनीज में कारण क्या हो? ये स्वेलिंग पैदाइशी होती है जब बेबी की फॉर्मेशन हो रही है माता के गर्भ में, तो उस टाइम पे कुछ फॉर्मेशन में प्रॉब्लम की वजह से स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग कई बार बिना किसी रुकावट के होती है जिसके लिए कि कुछ खास इलाज की जरूरत नहीं होती है और इस सिचुएशन में लगभग 90% केस ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ एहतियात बरतने की जरूरत है और फॉलोअप की जरूरत है। 10% में कुछ रुकावट हो सकती है तो रुकावट में सर्जिकल इंटरवेंशन करना जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, क्या उस दौरान जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है तो माँ द्वारा कोई लापरवाही या कोई हेरिडिटरी कारण भी हो सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और मेजॉरिटी लोग आके और माताएं आके इसी सवाल को पूछती हैं कि उनके मन में कुछ शंका होती है कि उन्होंने कुछ लापरवाही की है जिसकी वजह से ये हुआ, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पैदाइशी जब बेबी के फॉर्मेशन हो रही है उसी समय पर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो उससे जो है ये हो सकता है। इसमें माता की लापरवाही का कोई भी कारण नहीं है। दूसरा डॉक्टर साहब, मैंने पूछा कि जो हेरिडिटरी कारण भी क्या इसका कुछ हो सकता है? हेरिडिटरी बीमारियां बहुत कम होती हैं, किडनी की हो सकती हैं, कुछ हो सकती हैं, बट उनमें सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए बहुत कम होती हैं जो हेरिडिटरी की वजह से होती हैं। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि 10% केसेस में तकरीबन सर्जरी की जरूरत पड़ती है, तो उन 10% केसेस में सर्जरी होने के बाद कितने % केसेस आगे ठीक हो जाते हैं? ये सर्जरी बहुत सक्सेसफुल है और उसमें 100% केसेस बिल्कुल ठीक रहते हैं। एक बार ऑपरेशन अच्छे से हो जाए तो इनकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होती है। तकरीबन किस उम्र पर ये सर्जरी की जाती है? जो बिल्कुल पैदाइशी टाइम पे पता चलता है उसको लगभग 3 से 6 महीने तक फॉलो अप करके उस समय के आसपास ऑपरेटिव इंटरवेंशन करना चाहिए। डॉक्टर साहब, किडनी के बाद हम आगे चलते हैं, और कौन कौन सी समस्याएं हो सकती? किडनी के बाद यूरेटर होता है जिसके द्वारा यूरिन किडनी में बनने के बाद यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। तो यूरेटर में एक सर्जिकल प्रॉब्लम जो कॉमनली देखी जाती है वो है यूरिनरी रिफ्लक्स। यूरिन आगे जाने के बजाय वापस किडनी में चढ़ता है। ऐसे बच्चों में वही खान पान की समस्या, बच्चा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा होगा, खाने की दिक्कत होगी, फीड अच्छे से नहीं ले रहा होगा या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के भी चांसेस रहते हैं। तो उसको फिर आप कैसे ट्रीट करते हैं?
इसमें भी इनिशियली नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होती है। नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट मतलब उसमें कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बेबीज के पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि कैसे उसके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाना है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाने के लिए लिंग की सफाई की बहुत जरूरत होती है। बेबी को टाइम टाइम पे यूरिन इवैक्यूएट करना चाहिए, यूरिन कराना चाहिए ताकि यूरिन अंदर इकट्ठा ना रहे और उसमें इन्फेक्शन ना हो। और साथ के साथ कॉन्स्टिपेशन या कब्ज ना हो बेबी को, ये भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिपेशन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपस में बहुत रिलेटेड है। सो बेबी जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं और उनको प्रोफिलैक्सिस के तौर पे कुछ एंटीबायोटिक दी जाती है 1 डोज, ताकि जो यूरिन इकट्ठा है उसमें इन्फेक्शन ना हो और किडनीज को डैमेज ना हो। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि उन बच्चे को बार बार यूरिन माँ बाप को करवाना चाहिए। किस तरह करवाना चाहिए? क्योंकि ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, बच्चा खुद यूरिन करेगा जब उसको पेशाब आया है, तो माँ बाप किस तरह उसे करवा सकते हैं? छोटा बेबी तो अपने आप यूरिन कर लेता है। बड़े बच्चे कई बार वो खेल में व्यस्त हो जाते हैं, यूरिन रोकने की उनको आदत पड़ जाती है। तो इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसको डबल मिक्चुरेशन बोलते हैं। तो डबल मिक्चुरेशन का मतलब है कि एक बार बेबी को टॉयलेट में ले जाके यूरिन के लिए एनकरेज करना चाहिए, बताना चाहिए कि यूरिन कीजिए। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद उनको दोबारा ले जाके यूरिन करने के लिए बोलना चाहिए। उस 10-15 मिनट में जो ऊपर यूरिन गया होता है वो भी नीचे आ जाता है और वो खाली हो जाता है। इस तरह ब्लैडर में कोई यूरिन इकट्ठा नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब, अगर ऐसे बच्चे का इलाज ना किया जाए तो क्या खुद ब खुद वक्त के साथ ठीक भी हो जाता है? कुछ बच्चों में अगर ये अर्ली डिटेक्शन है 2-2.5 साल की उम्र तक ग्रोथ के साथ वो मैकेनिज्म ठीक हो जाता है जिसके डिफेक्टिव होने की वजह से यूरिन ऊपर चढ़ रहा होता है। अगर 5 साल की उम्र तक ये ठीक नहीं हो रहा है तो उसमें ऑपरेटिव इंटरवेंशन, ऑपरेशन या इंजेक्शन के द्वारा भी इसका इलाज होता है, वो करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा यूं ही जारी रखेंगे। एक श्रोता ऑनलाइन है, आइए उनको कार्यक्रम में शामिल किया जाए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून जी। मैं नंगल से बात कर रही हूँ। सर ऐसे है जी, मेरा बेटा 8 साल का है जी। तो उसको ना थोड़े समय पहले पेट में दर्द थी तो डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवाया था जी। तो उसमें ना सर उसके PUJ ऑब्स्ट्रक्शन आई थी और उसमें आया था यूरिनरी ब्लैडर वॉल थिकनेस जी। सर उसके बाद फिर उसको हमने यूरोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने उसका DMSA टेस्ट करवाया और यूरिन फ्लोमेट्री वगैरह टेस्ट करवाया। वो सारे टेस्ट तो नॉर्मल थे सर। फिर वो कहते कि बच्चे का ना हम अंदर वो कैथेटर डाल के टेस्ट करेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे है। तो सर हमने वो टेस्ट नहीं करवाया क्योंकि हम डर गए कि इतना छोटा बच्चा है, कैथेटर कैसे डलवाएगा। तो सर ये पहले उसको पेट में दर्द रहता था पर अब नहीं है सर। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। अच्छा मैडम, पहले तो आपका कार्यक्रम में स्वागत और अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं नंगल से बात कर रही हूँ, मेरा नाम सरिता है। अच्छा सरिता जी, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए और मैं जानना चाहूंगा कि बच्चे की उम्र क्या है? सर 8 साल का बच्चा है जी। जी डॉक्टर महाजन, इन्हें बताइए कि इन्हें क्या करना चाहिए आगे। जी सरिता जी, पहले आप ये बताइए कि बच्चा यूरिन कैसे करता है, यूरिनरी स्ट्रीम कैसी है, धार कैसी है? सर धार में प्रॉब्लम है। जैसे ही मतलब वो यूरिन करता है तो फाउंटेन की तरह सर उसका यूरिन फ्लो करता है। हमने डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने उसका सर वो चेकअप किया था, वो कहते नॉर्मल है बच्चा। आपके बच्चे के इन्वेस्टिगेशंस में 2 इश्यूज हैं, एक PUJ ऑब्स्ट्रक्शन और दूसरा थिकनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर वॉल। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो थिकनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर वॉल जो है, अगर यूरिन के आउटफ्लो में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, जो बाहर यूरिन निकल रहा है उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसकी वजह से ब्लैडर वॉल थिक हो जाता है। तो इस स्थिति में वो कैथेटर डाल के जो टेस्ट है वो करना चाहिए और उससे यूरिनरी ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम है या उसके आउटफ्लो में कुछ प्रॉब्लम है वो पता चल जाएगी। अगर मान लीजिए यूरिनरी ब्लैडर के आउटफ्लो में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो फिर PUJ ऑब्स्ट्रक्शन के लिए ऑपरेशन की जरूरत होगी। अच्छा सर। तो अगर यूरिनरी ब्लैडर आउटफ्लो में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन का इलाज करके हो सकता है हाइड्रोनेफ्रोसिस और PUJ ऑब्स्ट्रक्शन शायद ना भी हो। तो सबसे पहले वहां से शुरू करना चाहिए। और अगर आपके बच्चे का यूरिन कल्चर स्टेराइल है, कराया आपने यूरिन कल्चर? सर वो नॉर्मल है। यस सर।
वो स्टेराइल है सर। यूरिन कल्चर स्टेराइल है तो आप कैथेटर डाल के वो टेस्ट करवा सकती हैं, और उसके बाद उसको पीडियाट्रिक सर्जरी में किसी डॉक्टर को दिखाइए अपने आसपास, या आप पीजीआई में भी आ सकते हैं, तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट का प्लान फिर बना सकते हैं। तो ये टेस्ट आपके यहाँ पे भी हो जाएगा पीजीआई में? जी, पीजीआई में भी हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू। सरिता जी, घबराने की बात नहीं है। अगर बच्चे का इलाज करवाना है तो जरूर करवाइए, ताकि जो भी समस्या है उसका समाधान हो सके। सर एक्चुअली वो टेस्ट से बच्चा भी डर गया, हम भी डर गए कि वो कैथेटर अंदर डालेंगे, तो सर हम लोग इतना नहीं मतलब कर पाए बच्चे के लिए। मैं समझ सकता हूँ कि हर माँ बाप को बहुत एंग्जाइटी रहती है, और जब छोटा बच्चा हो तो और मुश्किल होता है। डॉक्टर साहब, इस स्थिति में आप इनको बताइए कि किस तरह इन्हें आगे मूव करना चाहिए। जी, वो टेस्ट आप सरिता जी या अपने आसपास करवा सकती हैं अगर अच्छा सेंटर है, अदरवाइज पीजीआई में भी विजिट कर सकती हैं। हर दिन ओपीडी होती है मंडे से लेके सैटरडे तक, तो आप किसी भी दिन आ जाइए और मंडे को विजिट करें तो मैं आपको मिल सकता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। सरिता जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। हम बात कर रहे थे यूरेटर रिफ्लेक्स की, तो उसके बाद नेक्स्ट और कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? जी, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर आता है। यूरिनरी ब्लैडर में कई बार बच्चों को आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे। आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, उस बीमारी का नाम होता है पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स। जो आउटफ्लो और यूरेथ्रा जो चैनल होता है, वहां से यूरिन बाहर निकलता है। कई बार इन बच्चों को उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है, वहां एक झिल्ली होती है जो पैदाइशी होती है। तो ऐसे बच्चों का पता लगाना बहुत आसान है अगर माँ बाप थोड़ा ध्यान दें और यूरिन की धार की तरफ, पेशाब की धार की तरफ ध्यान दें, तो पता चलता है कि पेशाब की धार ठीक नहीं है, दूर नहीं गिर रही है, बूंद बूंद करके आ रहा है। तो ऐसे बच्चों में पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसका जल्दी अगर इलाज किया जाए तो रिजल्ट इसके अच्छे होते हैं और किडनी डैमेज को बचाया जा सकता है। तो इसका मतलब अगर समय से इलाज ना किया जाए तो समय के साथ किडनीज डैमेज हो सकती है। समय के साथ प्रेशर इसमें यूरिनरी ब्लैडर में बढ़ जाता है और वो प्रेशर किडनीज को ट्रांसमिट होता है और उस प्रेशर की वजह से किडनीज को डैमेज हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम नॉर्मली किस एज ग्रुप बच्चों में पाई जाती है? ये न्यूबॉर्न से लेके 10-12 साल की उम्र के बच्चों तक हर किसी में देखी जा सकती है। जनरली प्रॉब्लम पैदाइशी होती है, पर अगर उसका न्यूबॉर्न पीरियड में डायग्नोसिस नहीं हो पाया, अगर उसकी स्वेरिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो कई बार न्यूबॉर्न पीरियड में ये मिस हो जाती है। और ऐसे बच्चे, उनको छोटी मोटी यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं जो पेरेंट्स पिक नहीं कर पाते। उस वजह से 8, 9, 10 साल की उम्र में भी ऐसे बच्चों का डायग्नोसिस होता है। अगर न्यूबॉर्न पीरियड में डायग्नोसिस हो जाए और उसका इलाज हो जाए तो रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। तो डॉक्टर साहब, इस दौरान जैसे 9-10 साल के बच्चे तक क्या किस तरह के बीच में समस्याएं आती हैं? क्या इन्फेक्शंस होती रहती हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन? उनको बार बार इन्फेक्शन होती रहती है, या उन बच्चों को यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होती है। जैसे यूरिन करने के बाद वो कंप्लीटली ड्राई नहीं रहते, थोड़ा थोड़ा यूरिन आता रहता है। ऐसे बच्चे कई बार रात को सोते हुए बिस्तर में यूरिन करते हैं। उनकी जनरल हेल्थ दूसरे बच्चों के मुकाबले में कमजोर रहती है, अच्छी तरह से खाते पीते नहीं है, ग्रोथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे बच्चों में इस तरह का सस्पिशन होना चाहिए कि कुछ यूरिनरी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है और उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो बहुत जरूरी है एक पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट के पास जाना अगर ऐसी समस्या हो। जी डॉक्टर साहब, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट समस्या की। किस तरह की बीमारी इसमें आ सकती है बच्चों में? एक जो बहुत कॉमनली देखी जाती है और उसका इंसिडेंस काफी ज्यादा है, वो है हाइपोस्पीडियास। उसमें जो मेल बेबीज होते हैं उनके लिंग में यूरिनरी ओपनिंग टिप पर होने के बजाय वो नीचे की तरफ होती है और लिंग के अंडर सरफेस पे देखी जाती है। तो ऐसे बच्चों को यूरिन की धार करने में प्रॉब्लम होती है और आगे चलकर मैरिड लाइफ में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे बच्चों को भी पीडियाट्रिक सर्जन्स को चेक कराना चाहिए और इन सब बच्चों में 100% बच्चों में ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी।
तो ऑपरेशन नॉर्मली किस स्टेज पे किया जाता है बच्चे का, जब पता चलने के बाद? ऑपरेशन के लिए एप्रोप्रिएट एज वेस्टर्न पेशेंट्स में जल्दी करते हैं वो लोग, पर हमारे पेशेंट के लिए सूटेबल एज 2 से 2.5 साल के बीच में है, और इसमें लिंग का साइज भी एप्रोप्रिएट होना चाहिए ताकि ऑपरेशन की सक्सेस के चांसेस अच्छे हों। डॉक्टर साहब, एक और शब्द जो सुनने में आता है, अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स मेल बेबीज में, तो उसके बारे में भी बताइए हमारे श्रोता। जी बिल्कुल, अनडिसेंडेड टेस्टिस, उसमें जो टेस्टिस है वो अपनी जगह में नीचे अंडकोश में आने के बजाय ऊपर पेट में या ग्रॉइन एरिया जो होता है, जो पेट और लेग्स के बीच में एरिया होता है, वहीं पर रह जाता है। नॉर्मली टेस्टिस पेट में बनती है और पैदा होने के टाइम तक उतरकर नीचे अंडकोश में आती है। ऐसे बेबीज में टेस्टिस नीचे तक नहीं आए तो उसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, और 1 से 2 साल के बीच में ऐसे बेबीज को सर्जरी करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, इसका कारण क्या होता है? इसका एग्जैक्ट कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से टेस्टिस नीचे नहीं उतर पाती है। ये मेल हार्मोन्स की इन्फ्लुएंस में टेस्टिस नीचे आती है। अगर उसमें किसी प्रकार की थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो टेस्टिस नीचे नहीं आ पाती, पर सिर्फ यही एक कारण नहीं है, इसके मल्टीपल रीजन्स हैं, और एग्जैक्ट क्या रीजन है उसके बारे में कोई पता नहीं है। तो डॉक्टर साहब, इन बच्चों का फिर इलाज कैसे किया जाता है? लगभग 6 महीने से लेके 1 साल की उम्र तक वेट करते हैं। कई बार टेस्टिस पैदा होने से पहले तक नीचे आ जाती है, पैदा होने के बाद भी आती रहती है। अगर 1 ईयर की उम्र तक टेस्टिस नीचे ना आए तो फिर सर्जिकली उसको नीचे लाकर फिक्स करना चाहिए ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो डॉक्टर साहब, ये जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, कितना समय लगता है, बच्चे को हॉस्पिटल में कितनी देर रहना पड़ता है, क्या कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में भी बताइए। जी, ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है एंड इसको डे केयर के तौर पे करते हैं। डे केयर का मतलब है कि बेबी को सुबह ही ऑपरेशन के लिए लेकर आएंगे और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो शाम को घर जा सकता है, और हॉस्पिटल में एडमिट होने की, ऐसे रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। कॉम्प्लिकेशंस लगभग ना के बराबर है। एनेस्थीसिया का थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट हो सकता है, पर वो सर्जरी से रिलेटेड कोई ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है। डॉक्टर साहब, इसके बाद और कौन कौन से ऐसी समस्याएं हैं जो आपके पास ओपीडी में आती हैं और जिनका इलाज संभव है, आसानी से हो सकता है? एक और बीमारी जो कभी कभी हम लोग देखते हैं वो है एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर। एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर की इंसिडेंस बाकी बीमारियों के मुकाबले में कम है, लेकिन कभी कभी ये हो जाती है जिसमें कि यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा कंप्लीटली ओपन होते हैं, और इनको फिर सर्जिकली क्लोज करना पड़ता है और मल्टीपल ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा किडनी की बनावट में कभी दिक्कत हो सकती है, तो उन स्थिति में बहुत ऑपरेशंस की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें बस पेशेंट को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि किडनी की बनावट कैसी है, ताकि फ्यूचर में कोई ऑपरेटिव इंटरवेंशन की जरूरत पड़े तो वो पेशेंट को भी पता होना चाहिए और जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, क्या बच्चों में भी ऐसा होता है कि किडनीज फंक्शन करना बंद कर दे? जी, बच्चों में सर्जिकल बीमारियों में जनरली तभी असर होता है किडनी फंक्शंस के ऊपर जब बीमारी के इलाज में थोड़ा टाइम लग जाए और जल्दी बीमारी पिक ना हो। मेडिकल बीमारियों में ऐसा हो सकता है कि किडनी फंक्शन पैदाइशी ठीक नहीं है या खराब हो रहा है। सर्जिकल बीमारियों में अगर समय रहते इलाज किया जाए और उसका ट्रीटमेंट ठीक से हो तो किडनी फंक्शन जनरली ठीक रहता है। डॉक्टर महाजन, ये तो हमने बात की मेल बच्चों में, और फीमेल बच्चों में किस किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं? फीमेल बच्चों में जो किडनी और वेसाइकोइरेट्रिक रिफ्लक्स, वो सब समस्याएं फीमेल बच्चों में भी हो सकती हैं। वेसाइकोइरेट्रिक रिफ्लक्स जो है फीमेल बच्चों में थोड़ा ज्यादा कॉमन होता है मेल बच्चों के कंपैरिजन में, और उसका ट्रीटमेंट दोनों बच्चों में, मेल हो चाहे फीमेल हो, सिमिलर होता है। इसके अलावा
न्यूरोजेनिक ब्लैडर जिसमें कि नर्व फॉर्मेशन वगैरह कम है, कभी कभी वो बीमारियां भी दोनों मेल और फीमेल बच्चों में हो सकती है। सो न्यूरोजेनिक ब्लैडर या वेसाइकोरेट्रिक रिफ्लक्स या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सब बीमारियों में एक ही उद्देश्य होता है, वो होता है कि किडनीज को डैमेज से बचाना है। जी, और डॉक्टर साहब अगर ऐसी स्थिति बच्चों में आ जाए कि किडनीज चलना बंद हो, तो क्या बच्चों में भी किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है? बच्चों में इनिशियली मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों में किडनी ट्रांसप्लांट करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ उनके किडनी फंक्शंस को मेंटेन किया जाता है, जैसे कि डायलिसिस, और फिर एक पर्टिकुलर वेट और एज तक उन बच्चों को लाया जाता है ताकि वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए फिट हो। सो 5 इयर्स और इससे ज्यादा की एज में आजकल किडनी ट्रांसप्लांट होना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब हमारी सारी चर्चा से मुझे यही लगा कि बहुत जरूरी है कि बच्चे को जब भी कोई ऐसी समस्या हो, कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो या कोई, जैसा हमने बहुत सी चर्चा की, समस्या हो, तो डॉक्टर के पास जाना और खास तौर पर पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाना बहुत जरूरी है, ताकि समय से उस समस्या को हम ठीक कर पाए। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को इस विषय में संदेश दें। जी, अपने बेबी के यूरिनरी हैबिट्स की तरफ ध्यान दें, और यूरिनरी हैबिट्स में कुछ भी दिक्कत लगे, जैसे कि मैंने बताया कि नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, सो यूरिन की प्रॉब्लम एक है, अदरवाइज जनरल हेल्थ, खाना पीना और बेबी की ग्रोथ और प्लेफुलनेस से इन बीमारियों की इनडायरेक्ट इंडिकेशन मिलती है। तो समय रहते पीडियाट्रिक सर्जन को कांटेक्ट करें और इलाज कराएं, क्योंकि अगर समय रहते इलाज होगा तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और बेबी जो है हेल्दी रहेगा। डॉक्टर जेके महाजन, आप एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में आए और आपने बच्चों में होने वाली किडनीज से तथा यूरिनरी ट्रैक प्रॉब्लम्स के बारे में इतनी विस्तार से हमें जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, इसी के साथ ही संजीव दोसांझ को कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे इंजीनियर प्रेम सिंह ने। नमस्कार। FM Lifeline, Lifeline, Lifeline.